अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ़हीम गिलानी कहते हैं। चमकते सितारे आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आप मिलते हैं बहुत से ऐसे चमकते सितारों से जिन्होंने हमारी ज़िंदगियां बदलने की कोशिश की हैं। और आज हम जिस चमकते सितारे के पास आपको लेके जा रहे हैं वो हमारे कौम के जो मेहमान हैं, जो तालीम हासिल करते हैं हमारे गवर्नमेंट के दरसगाहों के अंदर और प्राइवेट दरसगाहों के अंदर, जिनको हम प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट के स्कूल कहते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं और इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि वो उनको चमकाते हैं। वो कैसे चमकाते हैं और ख़ुद को भी अपने कैसे फ़िट रखते हैं, आज आपको मिलवाएंगे अली अहमद सियान से, जो कि CEO एजुकेशन फैसलाबाद हैं। आइए। सियान साहब, शाहकोट के एक दूर दराज इलाके से, देहाती बैकग्राउंड से आपका तल्लक है, तो वहाँ से CEO एजुकेशन तक का जो सफ़र है उसमें क्या ऐसी उस स्टूडेंट में बात थी कि वो इतना लंबा सफ़र जो है बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से तय हो गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ। बेसिकली मैं एक देहाती माहौल में ही पैदा हुआ हूँ, वहीं मैं बड़ा हुआ। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि जब से मैं सर्विस में हूँ 93 से, तो जो काम भी मुझे तफवीज़ किया गया है मैंने उसको पूरी ईमानदारी से एफिशिएंटली किया है। और यही मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ है कि जो ज़िम्मेदारी मुझे किसी भी लेवल पे हायर ऑफिसर्स की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है, उसको कोशिश की है कि उसको टास्क को मुकम्मल करके जो है ना वही। और ये फ़र्ज़ शनासी जो आपने बताई है, ये अभी आपकी आई या आप जब अपने बचपन की तरफ झांकते हैं, चाइल्ड हुड की तरफ, तो तब भी आप ऐसे ही थे या कुछ शरारतें भी थी? नहीं, देखें, उम्र के हिसाब से बाज़ दफ़ा बंदा जो है वो कुछ चीज़ें उनको इग्नोर भी करता है, लेकिन सर्विस में स्पेशली आके एक मैच्योरिटी लेवल ऐसा होता है, आपके रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ बंदा रिस्पांसिबिलिटीज़ होती हैं। उन रिस्पांसिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए जब आप काम करते हैं, और सिर्फ ये नहीं है बल्कि उसमें फिर एक शौक़ भी होता है, लगन भी होता है। जैसे मैं बेसिकली स्टूडेंट दौर से स्पोर्ट्समैन था। जी जी। तो जब मैंने ये शेखपुरे का एक स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रखने वाला, उसको मैंने ज्वाइन किया, तो फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल की स्पोर्ट्स मैंने रिक्वेस्ट करके शुरू कराई। अच्छा। इससे पहले मैट्रिक लेवल पे टूर्नामेंट्स होते थे या कॉलेज लेवल पे होते थे। और ये स्पोर्ट्स वाला तल्लक अभी भी कायम है? जी बिल्कुल। मैं जब भी किसी जगह पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं मैं आप पहुंचते हैं वहाँ पे? ज़रूर पहुंचता हूँ। बल्कि जो हमारे इस साल फैसलाबाद में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं, हमने हफ्ता स्पोर्ट्स मनाया था, तो उसमें मैं मोस्टली वेन्यू जो है उनमें मैं खुद गया। मैंने बच्चों की कोचिंग तक भी खुद करवाई और वो सारा। तो कौन सी स्पोर्ट में ज़्यादा आपकी बेसिकली मेरी स्पोर्ट्स जो थी, जो मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स वो तो थी फुटबॉल। अच्छा। लेकिन अब तो फुटबॉल बहुत कम नज़र आता है, मैदान कम हो गए। लेकिन मैंने वॉलीबॉल भी खेला है, मैंने रसा भी खींचा है। अच्छा। और क्रिकेट को भी सम टाइम तो उस टाइम में तो हॉकी भी बड़ी खेली जाती थी वैसे। हॉकी को मैं इतना ज़्यादा नहीं खेला। सही। लेकिन वो देहाती कल्चर में उसको पंजाबी में कहते हैं फेंड, लकड़ी की वो ऑटोमेटिकली उसको बना के, ठीक है, तो उसके साथ खेला। लेकिन मेरी जो अपनी प्रॉपर जिसे गेम कहते हैं वो फुटबॉल। तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती कि आजकल के दौर के बच्चे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा बैठे होते हैं, घरों में वो बेड के ऊपर अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं बजाय इसके कि मैदानों में जाएं, तो उनको इस तरफ लेके आने के लिए आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। 2014 में जब APS का वाक़या हुआ तो उससे पहले हमारी स्पोर्ट्स, हमारे ग्राउंड्स काफ़ी हद तक आबाद थे जी। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया बीच में, सिक्योरिटी के रिस्क आ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया सारे। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है, चूँकि खुद एक स्पोर्ट्समैन है जी, तो हमें अपनी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं, बूस्ट अप करने के हवाले से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे ग्राउंड्स ओपन हैं, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिव हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ग्राउंड्स तो ओपन है चूँकि आपका इंटरेस्ट भी है, लेकिन जब हम तालीम एजुकेशन की तरफ देखते हैं तो उसमें भी आपको बदलाव कुछ नज़र आ रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर? और बल्कि इसमें मज़ीद ऐड कर लें कि आज की डेट तक हम यही देखते हैं कि दोहरा तेहरा निज़ाम जो है अभी भी मुसल्लत है हमारे ऊपर, तो इसमें कब तक आपको उम्मीद है कि इससे हमारी जान छूट सकेगी? देखिए, बहुत सारी चेंजेस इस गवर्नमेंट ने लेके आ गई हैं, जिसमें टीचर्स की ट्रांसफ़र था उसको टी ट्रांसफ़र पे ले गए हैं।
और मैं समझता हूँ कि मैंने देखा है टीचर्स को अफसर्स के अंदर जलील होते हुए, उनकी लिस्टें चेक करते हुए, फिर भी टीचर्स को फिर भी एक माफिया था जो उनको परेशान रखता था। लेकिन ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इसमें स्पेशली डॉक्टर मुराद राज साहब जो हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं, उनको और उनके सेक्रेटरीज जिन्होंने उनके साथ काम किया है, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने दिन रात काम करके टीचर्स की ट्रांसफ़र को कम अज़ कम ई ट्रांसफ़र पे ले आए हैं, जिसमें ऑन मेरिट के ऊपर जो है उनकी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जो क्वेश्चन ये था कि निसाब जो हमारा 2013 निसाब वो 2-3 पैरेलल चल रहे हैं, उसको आप ख़त्म होते देख रहे हैं मुस्तकबिल इसके ऊपर भी ये गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सीरियस है जी। और हम सुनते रहते हैं कि इसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट जो है इसमें कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ इसमें हमें सारे लोगों को उनका गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को लोग साथ देना चाहिए, ताकि हर जो बच्चा है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से आगे पेश कर सके। सैन साहब, आपके ख्याल में इसमें रुकावट क्या है? व्हाट्स द चैलेंज? गवर्नमेंट को एक निसाब इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, हमारे कुछ ज़ाती मफादात होते हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में से कुछ लोग हों, कुछ वैसे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि जी इसमें जो एक अमीर बंदे को अपॉर्चुनिटी होती है वह जब सारे इक्वल हो जाएंगे तो उसमें फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट रियासत के सामने ये कोई बड़े तो नहीं है, इनको तो गवर्नमेंट अपने तौर पे इस पर काम कर रही है। हमारे फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो इसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर का भी ये विजन है कि हम एक सिलेबस पे लेके आएँ और अपनी एजुकेशन को बेहतर से बेहतर करें। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम ऑफ कोर्स आपकी और भी मसरूफियत है उसकी तरफ चलेंगे। जो टीचर्स ट्रेनिंग है, पहले तो ये बता दीजिए उस पर कितना काम हो रहा है और ये कितनी ज़रूरी है आज के टीचर के लिए? देखिए, टीचर ट्रेनिंग जो है ये एक हमारा कंटिन्यूसली प्रोसेस है जी। जिसमें सिलेबस को अपडेट करना, टीचर्स को उनकी अपलिफ्टिंग करना। तो ये हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कायद के नाम पे एक अदारा मौजूद है। कायद जो कि जिसमें हमारे टीचर जो हैं उनको बाकायदा तौर पर रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर वो सिलेबस में कोई नई चीज़ है वो उनको बताई जाती हैं, और जो ऑफिसर्स लेवल पे पोस्टें हैं उनको वो तमाम जो उनके ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल्स हैं वो उनके थ्रू उनको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो सियान साहब, जब आप ये कहते हैं कि आपके टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और निसाब भी आलमोस्ट बड़ा क्रिटिकली उसको एग्जामिन किया जाता है, सारी चीज़ें ठीक है, तो एज ए हेड ऑफ दिस फैसलाबाद एजुकेशन, आप क्या ये समझते नहीं कि गवर्नमेंट के इदारे के सरबराह होने के नाते गवर्नमेंट के लोगों का ही हमारे इदारे के ऊपर एतमाद का फुकदान है, वो अपने बच्चों को नहीं भिजवाते, उसकी क्या वजह है? देखिए, ये हर बंदे की अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन है। जी। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे का अपना इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट को वाच करता है। और जिसमें मैं तो ये कहा करता हूँ कि आजकल जबकि सिक्योरिटी है या थोड़ा सा पेरेंट्स भी यही समझ, वो ये नहीं देखते कि ये स्कूल जो है ये हमारे बच्चे को क्या दे रहा है, वो ये देखते हैं कि हमारा बच्चा सेफ कैसे स्कूल पहुंचता है, इस गली में, इस मोहल्ले में उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर कोई ना कोई जो है वो घर के कोने पे खड़ा होकर देख रहा होता है कि जी बच्चा हमारा स्कूल में पहुंच गया। तो इस तरह से वो सेफ एंड सिक्योरिटी की तरफ उनकी बहुत ज़्यादा करामत नहीं है। ठीक, लेकिन फिर मुख्तलिफ माइंड के लोग हैं, कुछ पब्लिक को पसंद करते हैं, कुछ प्राइवेट को पसंद करते हैं, किसी का कोई नुक्ता नज़र है, किसी का कोई नुक्ता नज़र है। वंडरफुल जी। एक शॉर्ट सी ब्रेक है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सियान साहब की अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको पता नहीं है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि दफ्तरी मामलात के ऊपर तो बात हम कर चुके हैं सियान साहब से, लेकिन अभी टाइम है इनकी पर्सनल बातों का, जो कि आप जानना चाह रहे होंगे कि हर इंसान की कुछ शख्सियत होती है, उसके परतू होते हैं, और हम उन सारी की सारी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे आपके सामने। इजाज़त है सर, कुछ बातें कर लें आपकी पर्सनालिटी के बारे में। मुझे अभी ज़रा डीओ के ऑफिस में जाना है, चलो रास्ते में बात कर लेते हैं। रास्ते में कर लेते हैं, आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं सियान साहब, ज़िंदगी का ये मामला जो चलता है, दफ्तरी मामला, वो तो चलते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ज़िंदगी है जो पर्सनल लाइफ है,
तो उसमें किस तरह के शौक़ हैं, लाइक म्यूज़िक वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें? देखिए, मेरी जो पर्सनल लाइफ है, पहली बात तो ये कि आजकल बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में लेकिन बात फिर भी जो टाइम मिलता है वो कुछ 3-4 दोस्त हैं, ठीक है, उनके साथ गपशप हो जाती है, सही, कथारसिस हो जाता है। ओके, और वो भी गैर सियासी से लोग हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जिनमें पॉलिटिक्स के साथ कोई आपका वास्ता नहीं है दूर तक? अब मैं कोशिश करता हूँ कि पॉलिटिक्स से अवॉइड ही किया जाए, ठीक है, क्योंकि जो हमारे मामलात होते हैं ना, जब हम पॉलिटिक्स दोस्तों की बात की है तो कहते हैं कि किताब एक बेहतरीन दोस्त है, तो कोई किताबों से भी दोस्ती है? ये किताबें पढ़ते रहे हम पहले जब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे थे, ठीक है, लेकिन अब जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ख़ास करके हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं जी जी, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, या रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक्स हैं, उनको आप थोड़ा बहुत देखते हैं। लेकिन जब आपकी पर्सनालिटी को हम लोग देखते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके आपकी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन होती है, तो ऐसे लगता है कि कोई सूफीज़म की तरफ आपका वो टच है, रिलीजियस वाइज? नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो ये बरसगीर है इसमें सूफीज़म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मौजूद है। जी जी, तो आपकी जिसमें पर्सनालिटी पे भी? जी जी, ओके, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि किसी ना किसी लेवल पे जो है वो एक तो हमारी जो इस्लामी स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं या तलीमात हैं, उनको हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा फिर उसी का ही पार्ट है कि हमारा जो सूफ़ी है या हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका कलाम है या उनकी जो तो वो सुनते भी हैं? हाँ, बाहू का कलाम और लाइक इस तरह से किसी हद तक कभी लंबे टूर पे जा रहे हो अपनी गाड़ी पे तो रास्ते में लगा लेते हैं? हाँ, बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत जो है, जैसे ये सुल्तान बाहू का कलाम है, अल्लाह फल्ला चंबेली टूटी, हाँ मन मुर्शद मेरे विच लाई हो, सही। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत कभी कभी सुन भी लेते हैं, कभी किसी को सुना भी लेते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी को बहुत डिटेल में देखे, कोई भी बंदा आके मिले तो सिर्फ बाल आपके धोखा देते हैं, बाकी तो सब कुछ अभी तक फिट है। तो ये जो मैं तो अभी भी कहूँगा कि अभी भी जवानी तो अभी नहीं गई है, तो जब ये सब कुछ साथ होता है इंसान के, अल्लाह ताला रुतबा भी देता है, पैसा भी देता है, खूबसूरती भी है, स्मार्टनेस, सारी चीज़ें, तो फिर इधर उधर से कोई तितलियाँ तंग शंग तो करती हूँ? नहीं, मैं देखें, मैं खुली बात करूँगा। हाँ, खुली कीजिएगा, खुली बात करूँगा। दो चीज़ें हैं जी जी जो मैंने अपने पल्ले बांधी हुई हैं जी। एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से मेरी अर्निंग है, मैं उसको फोकस करता हूँ, ठीक है, मेरी जो पे है मैं उसको फोकस करता हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो आपके सामने किसी भी शक्ल में ख़तून, किसी भी शक्ल में, कम उम्र में, ज़्यादा, तो हमारे पास अपने मॉडल्स मौजूद हैं। वो मॉडल्स माँ का है, वो मॉडल बहन का है, वो मॉडल बेटी का है, ठीक है। और अगर किसी लेवल पे देखा जाए कि दरमियान तो मिसेस का है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। अभी आपने पहले कहा था मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन अभी आपने पॉलिटिकली जवाब दे दिया। चलें, तो ये जो आपकी स्मार्टनेस की जब हम बात कर रहे थे, तो कोई एक्सरसाइज भी करते हैं? एक्सरसाइज बहुत की है मैंने, अपनी गेम बहुत खेली है, ठीक है, और इससे बढ़ के जो मैंने जो अपना हमारा था ना जिम्मेदारा, जी जी, उसमें मैंने बड़ा काम किया। तो वो तो वैसे इंसान को बड़ा मैं एंजॉय करता था उसमें काम करके। तो फिर इस शहरी ज़िंदगी के अंदर आके जहाँ हर चीज़ खालिस नहीं है, तो उसको तो मिस करते होंगे? नहीं, इसको नहीं, इस मिस मैं इसलिए नहीं करता कि अभी भी मैंने अपने जानवर रखे, मैं दूध घर से लेता हूँ। अच्छा। और रोज़ाना से, जब से मैं स्टूडेंट उस वक्त से रात को मैं अपनी भैंसों का खारस दूध पीता हूँ आज भी। तो बुला लिया करें कभी हमें भी साथ में। वेलकम। ये तो अच्छा, इसका मतलब ये राज है आपका एक्चुअली, सुर्खो सफ़ेद रंग का। मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा फैमिली पे बात कर लेते हैं कि माशाल्लाह से आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके कितने बच्चे हैं? ये मेरी 3 बेटियां हैं। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी में है, सही, और दूसरी तो अभी स्कूल में है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने भरपूर एक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जैसे आप गवर्नमेंट का कह रहे हैं, गवर्नमेंट को मैंने फ़र्ज़ शनासी के साथ अपना पूरा ये जॉब की है। कोई रिग्रेट इंसान की ज़िंदगी में होता ही है ना, क्योंकि यार ये चीज़ अगर ना होती। देखिए, जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो हमारे ऊपर मुख्तलिफ प्रेशर्स भी होते हैं पब्लिक की तरफ से, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट होते हैं। सही। तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जिससे थोड़ा बहुत बंदा एग्जॉस्ट होता है। वो क्या है? किसी भी लेवल पे कोई सिफारिश ऐसी आ गई या कोई पब्लिक में कोई रूड पर्सन आ गया, जी जी, तो उसमें फिर हमें थोड़ा सा फील होता है, लेकिन वो चीज़ें फिर चूँकि हम बेसिकली मैनेज करनी होती हैं, मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा फिर चीज़ें साथ साथ आती रहती हैं और
रिजॉल्व भी होती रहती है। चलें, ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा विजिट है सियान साहब का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक और प्लेस पे लिए चलेंगे। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सवालात का सिलसिला बाकी था जो कि यकीनन आपके दिल में होंगे, और ऐसी चीज़ें दफ्तरी मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन ये चूँकि प्योर एक पर्सनल इंटरव्यू है तो हम लोगों के पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें कोशिश करूँगा सियान साहब को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करूँगा। सियान साहब जी रेडी रहेंगे? कंफ्यूज कर देना मैंने अब आपको, कोशिश कीजिएगा। सियान साहब 3 सवाल मैंने आपसे करने हैं, ऑप्शन मैं आपको देता जाऊँगा, सोचे बगैर आपने जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है जी? सोचना नहीं है, ये सोचना नहीं है, बस जल्दी जल्दी आपने बता देना है। ये तो बड़ी कड़ी किस्म की शान है। तो कोई बहुत आसान, आपको अभी नाम बताऊंगा तो आपको लगेगा बहुत ऐसे ऐसे वाली। सर 3 सियासतदान हैं, वो अगर सियासतदान ना होते तो आपकी नज़र में क्या होते हैं? मैं नाम बोलते जाता हूँ, आपने उनका डेजिग्नेशन साथ साथ बताना है कि क्या होते हैं। फर्रुख हबीब, जितना का आपने उनको देखा, आपको क्या लगता है अगर वो सियासतदान ना होते तो क्या होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है वो भी फैसलाबाद के बिजनेसमैन ही होते हैं। एडवोकेट ना होते? लॉयर तो है, एडवोकेट भी उन्होंने लायर नहीं है। और कोई खुसूसियत आपने देखी हो? हाँ नहीं, बस फैसलाबाद बेसिकली तो एक बिजनेस का शहर है। चलिए सर, एक और बड़ा अच्छा सा नाम देता हूँ, फ्रेंडली, राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिटिशियन ना होते, हाँ तो फिर वो बहुत बड़े जिम्मेदार होते, डेयरी फार्म वगैरह उनके अच्छा वो होते। अभी भी हैं वैसे, आपको बताइए। चलें, करीब करीब आप रहे हैं। अच्छा 3 अदद कॉल्स जैसे आपको अभी भी आई जा रही हैं, कॉल्स सुबह से मैं देख रहा हूँ बहुत कॉल्स आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप उठा लेते हैं, जिनको बंद कर देते हैं, जिनको कहते हैं ओके आप आदमी सही। 3 नाम दोबारा दे रहा हूँ उसी शहर के, उनकी कॉल्स आएँ, किसकी कॉल फ़ौरन पहली कॉल पे उठाएंगे, किसको आप ज़रा पोस्टपोन कर देंगे और किसी की कहें यार ना ही है तो बेहतर है? लतीफ़ नज़र साहब, फैज़ुल्लाह कमोका साहब और खुर्रम शहजाद साहब। जी जी। सबसे पहले कॉल किसकी उठाएंगे? इसमें देखें, हमारा सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होती है कि हमारा ऑफिशियल मैटर किसके साथ है, ओके। या उसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन कौन सा है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट में अब लतीफ़ नज़र साहब FTA के चेयरमैन हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले ताज़े बन गए। हाँ जी हाँ जी, तो उनको सुनेंगे, फिर फैज़ुल्लाह कमोका साहब को सुनेंगे और खुर्रम शहजाद साहब को सबसे एंड में। हाँ ठीक है। तो लेकिन आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले रिकॉल कर देता हूँ कि आपने कहा था मैं पॉलिटिक्स में तो दिलचस्पी लेता ही नहीं हूँ, तो लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं पॉलिटिकली। नहीं, वो देखें जब आपका सवाल आया है तो सवाल के हिसाब से फिर जवाब तो देना ही है। ओके जी, चलिए जी, एक और आसान सवाल, ज़रा यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी तो हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आपकी फ़्लाइट है बाहर जा रही किसी कंट्री में, 15 घंटे की फ़्लाइट, तो उसमें भी 3 ऑप्शन है आपके पास। सीट आपके पास एक है और 3 ऑप्शन है। ऑप्शंस पॉलिटिशियन से बाहर निकलते हैं अब ज़रा हम, और पहला ऑप्शन है महविश हयात, पाकिस्तानी फिल्म स्टार हैं, आपको पता है। सरताज गुल साहबा जो कि पॉलिटिशियन है PTI की, और जन्नत मिर्ज़ा साहबा। हाँ, सरताज गुल सर है और हमारी मिनिस्टर हैं। मैं तो समझूंगा कि मिनिस्टर के साथ अगर मेरा टाइम गुजरे जी जी, ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर है। सही। उनको आप पहला ऑप्शन दे देंगे? जी, प्रायोरिटी तो उनको भी देंगे। सर कितनी बातें कर लेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, उससे बेहतर मैंने है। पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी। मैं गवर्नमेंट फंक्शनरी हूँ, मेरे जो तो हमा वक्त जो है वो जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनके साथ मेरा फ्लाइट में interaction- भी आप इंस्ट्रक्शन वो हाँ, बहुत सारी चीज़ें देखें। मैं समझता हूँ कि 24 आवर्स जो हमें पे मिलती है ना, जी 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 उसमें ठीक है हमें पर्सनल लाइफ भी होती है, जी जी। लेकिन 24 आवर्स में कोई ऐसा सेकंड नहीं होता जिसकी हमें पे नहीं मिल रही होती। ओके। लिहाजा हमें अपनी हर चीज़ को फोकस जो है वो अपनी जो हमारी सर्विस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके जी सर, नेक्स्ट एक थोड़ा सा एक और चंक है हमारा, उस पर चलते हैं। उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, उसमें सिर्फ वर्ड्स दूंगा आपके सामने, उस वर्ड के बारे में जो भी आपके जहन में ख्याल आए, पहला ख्याल वो आपने बता देना है। पहला सवाल, पहला लफ्ज़ जो है वफादारी। हाँ, मुल्क से वफादारी होनी चाहिए। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जितनी वफादार हमारी फ़ौज है वो सबसे आगे। सबसे आगे। मेहनत। हाँ, मेहनत में अज़मत है, मेहनत करनी चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए। मैं खुद अपने फील्ड में कोशिश करता हूँ कि मुझे हमा वक्त मेहनत करते रहना चाहिए। किस्मत। जी, किस्मत। हाँ, किस्मत को ये जब हम सिर्फ किस्मत पे छोड़ देंगे ना, तो लक और किस्मत भी बंदे ने खुद बनानी होती है, उसमें उसकी अपनी सेल्फ एफर्ट्स होती है।
तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि पहले बंदे को अपना लाइफ प्लान करना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रगल करनी चाहिए, फिर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, फिर जो भी उसमें किस्मत आएगी। मतलब फिजिकल मेहनत भी और साथ में टेक्निकल मेहनत भी, बिल्कुल, दोनों। जी, बिल्कुल। ओके जी, ठीक है। सर खूबसूरती, हुस्न, इसके बारे में ज़हन में क्या आता है? जी, खूबसूरती जो है वो देखें, इंसानी खूबसूरती की बात हो हाँ, रही है। इंसानी खूबसूरती ये इंसान की कमज़ोरी है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हर किसी का दिल करता है कि वो खुद से भी खूबसूरत हो और उसका खूबसूरत लोगों के साथ इंटरेक्शन हो। ठीक है। तो क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती है पहली मुलाकात में? देखें, गुड लुकिंग होना जो है वो किसी भी बंदे का जी। फर्स्ट, जब तक उसके साथ आपका इंटरेक्शन नहीं है तो हर बंदा जो है वो यही चाहता है कि मेरा किसी के साथ अगर ताल्लुक या इंटरेक्शन हो तो वो गुड लुकिंग हो। सही। जी जी। तो टेक्निकल एजुकेशन या कि नॉर्मल एजुकेशन, दोनों में से क्या ऑप्शन है? देखिए, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो आजकल तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। लेकिन जो हमारी जनरल एजुकेशन है हाँ। उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। सही। लेकिन कंप्लीट तभी होगा कि जनरल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी हमारे पास हो। सर जिस तरह के फील्ड में आप Practical काम life पे। करते हैं और जिन लोगों के साथ आप घूमते हैं फिरते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल जेलसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हसद को, जेलसी को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, कोई भी काम करें पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, आप काम करें, अल्लाह ताला मदद करता है। और मैं समझता हूँ कि जब आप दुरूद पाक से अपना काम शुरू करते हैं और कलमा तैयबा से शुरू करते उसमें हैं बरकत ही बरकत तो आती बरकत ही बरकत है। और जो जैसे नेगेटिव एलिमेंट हैं वो वैसे ही अल्लाह ताला जो है उनसे आपको महफूज रखता है। वंडरफुल, ज़बरदस्त। सर प्यार, मोहब्बत, लव, जी जी। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि, लेकिन इसकी भी मुख्तलिफ शेप्स हैं। अगर कोई बंदा अनमैरिड है तो उसके प्यार के पैमाने और हैं। अगर मैरिड हो गया है तो फिर उसके बीवी और उसके रिश्ते के प्यार हैं। औलाद हो गई है तो उसमें जो उसके औलाद है, बेटे बेटियां हैं, उनके साथ प्यार है, माँ बाप का प्यार है। सही। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा कल्चर है उसमें तो हमारे पास इतने ज़्यादा प्यार हैं कि अगर हम वो प्यार लूटना शुरू कर दें तो बंदा वैसे ही हर वक्त एंजॉय करता रहता है। कभी माँ का प्यार, कभी बाप का प्यार। से ये लगता है कि ये लव जो है ये डिवाइडेबल चीज़ है, ये बांटा जा सकता है। नहीं, लव के एंगल हैं। सही। मतलब कि किसी जगह पे मतलब कि आप अपनी बीवी के साथ कर रहे होते हैं, किसी जगह पे औलाद के साथ कर रहे हैं, माँ बाप के साथ कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं। हाँ। तो आम सती मैंने में अगर देखा जाए तो लव को यही समझा जाता है शायद कोई इश्क पेचे की बात हो। इश्क पेचे की बात। लेकिन वो इश्क पेचा तो बहुत महदूद सी लव है ना जी। ओके। हाँ, अब जब हम लव को ओवरऑल डिस्कस करते हैं तो उसमें तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वो love भी है, वो भी है। हाँ जी। सर अंधेरा, ये लफ्ज़ जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपके जहन में एकदम क्या आता है? नहीं, अंधेरे में कोई बहुत ज़्यादा खौफ वाली बात नहीं है। ये भी हमारे एक निज़ाम और सिस्टम का हिस्सा है सही। जिसमें रोशनी है, अंधेरा है, दिन है, रात है। तो आप इसको समझते हैं कि हर अंधेरे के बाद रोशनी। उजाला है। वंडरफुल। हाइट, ऊंचाइयाँ। हाँ, ऊंचाई के बारे में भी देखें, ये अल्लाह ताला की देन है कि पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा मुल्क है, इसके अंदर सहरा भी हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, मैदानी इलाके भी हैं। ठीक है। तो ऊंचाइयों के हवाले से अगर हम देखते हैं उनको तो उनको सारी चीज़ों को जो है वो हमें साथ साथ देखना पड़ता है। हमारा हुस्न है, हमारी बुलंदो बाला पहाड़, हमारे नादरन एरिया जो ठीक है सर। जुदाई। जुदाई का कंसेप्ट जो है वो मेरा ख्याल है कि समथिंग इज मिसिंग इस ठीक। महीने में आएगा। सही कि है। आपसे कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप जुदाई फील आपको करते क्या हैं। feeling आती है? लेकिन मुझे तो ऐसा अभी तक कभी कोई ऐसा Experience ही नहीं हुआ। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं और कि आप ये मैं- चाहते हैं ये हो भी ना। मैं अकेला कहीं बैठा हूँ मुझे मैं बिल्कुल लग थलग हो गया जुदाई का मुझे। ठीक है, वो नहीं है। हाँ, नहीं। सर रिलीजन। रिलीजन देखें, हमारा एक बेस है। हमारी लाइफ जो है वो रिलीजन के ऊपर बेस करती है। ठीक है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। ओके। और उस रिलीजन ही हमारा सारा कुछ है। ज़बरदस्त। उसके ऊपर हमें ज़बरदस्त। अपने आप को चलाना है। सैन साहब बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत जवाबात का। सवाल पता नहीं कैसे थे, जवाब बड़े खूबसूरत थे। तो ये इन खूबसूरत जवाबात का और सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा विजिट सैन साहब ने बोला है और वहाँ पे हम चलेंगे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप भी हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सियान साहब, आज का दिन पूरा दिन बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का गुज़रा और यकीनन
सब लोग जो देखने वाले हैं उन्होंने तो आपके पर्सनालिटी के बारे में जाना ही होगा, लेकिन लिटिल मैं आपको बताऊं कि मैंने भी आपको नज़दीक से पहचानने की कोशिश की है। उसके बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोगों को मिल गए, मैं नहीं उस पर कमेंट करूँगा, और यकीनन वो अच्छे ही हैं। तो मुझे ये बताएं, जब ये थक जाते हैं, पूरा एग्जॉस्ट टाइप की आपकी ड्यूटी है सारी इस तरह, तो फिर ये जो टाइम है जब दिन ढलने लगता है तो कहाँ आप अपना टाइम गुजारते हैं फिर? इसमें देखें, एक तो जो आपका हल्का अहबाब होता है उसमें आपके फैमिली है, यार दोस्त हैं, उनके साथ फिर टाइम जो है वो गुजरता है। ठीक है। जब मैं फैमिली के पास होता हूँ तो फिर सारे दिन की थकावट की धार से उनके साथ होता है। अगर मैं फैमिली के साथ ना हूँ तो फिर जो मेरे बड़े नज़दीकी दोस्त हैं फिर उनके साथ गपशप होती है, उससे बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो हाफिज़ साहब को ये आपकी खुशबू खींच के ले आई या इनको पता चल गया? कैसे ये कनेक्ट कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, ऐसे है कि जिन दोस्तों के साथ डेली बेसिस पे रब्ता रहता है, जैसे हाफिज़ उस्मान साहब हैं, एक और दोस्त हैं शहजाद साहब हैं, इस तरह से और भी इनको दोस्त हैं। ठीक है। तो गाहे बगाहे इनसे मुलाकात रहती है, इसलिए इनको पता होती है। तो हाफिज़ साहब आज कैसे आपने, मतलब ये डेली की मुलाकात है? जी, बस इंटरेक्शन रहती है डेली इस तरह कि मैं अक्सर पूछ लेता हूँ ड्यूरिंग ऑफिस कि जी आप कहाँ पे हैं बताएं। कभी ऑफिस के दौरान मुलाकात हो जाती है। आज ही ऐसे ही मैंने अचानक फ़ोन किया, जी कहाँ पे हैं? मैंने कहा जी मैं वहाँ पे। मैं कहा चले इसी बहाने मुलाकात हो जाती, मैं भी इधर आया तो मैं भी आपसे ना मुलाकात करता जाता हूँ। तो हाफिज़ साहब, सियान साहब की पर्सनालिटी के बहुत सारे रुख हैं, तो आपको क्या ऐसी चीज़ अट्रैक्ट की, किस चीज़ ने आपको इस चीज़ पे, मतलब इनकी पर्सनालिटी की किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने कहा कि इनके साथ टाइम गुजारना जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ है? देखें, है तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन ये है कि एक बहुत माशाल्लाह खुश इखलाक हैं, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, सही पॉजिटिव एटीट्यूड है। बेसिकली जब हम आते हैं मिलते हैं, हमें ये नहीं फील होता कि यार को हम एज के लिहाज से हम इनके साथ मिल रहे हैं, वो वाला नहीं, हर एक के साथ घुल मिल जाते हैं। तो ये ऑफिस से आपको डिफरेंट लगते हैं जब आप दोस्तों में घुल मिल रहे होते हैं, या ऑफिस वाला ही एटीट्यूड होता है? ऑफिस में भी जाए तो दोस्तों वाला फ्रेंड ही इनका माहौल है और घर पे फ्रेंड ही है। क्या 2-3 चीज़ें जो आपको बहुत ज़बरदस्त लगती हैं इनकी कंपनी में, आप मतलब आपको मज़ा आता है जाके? एक तो माशाल्लाह ये आप कह सकते हैं कि इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ठीक। बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं हमें सीखने को। दूसरा ये कि जब इनके पास हम जाते हैं को अपने जो भी थकावट होती है सारी दिन की वो उतर जाती है, वो अच्छी अच्छी बातें सुना देते हैं अपने को, स्कूल लाइफ की, अपनी ड्यूटीज़ की, जहाँ पे पहले पोस्टिंग हुई उस हवाले से वो सारी स्टोरी को सुनाते हैं। इस बहाने हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ज़रा बातें सुन के हमें भी वो ज़रा इंस्पिरेशन आती है कि यार को कैसा होगा, जिस तरह की बातें होती है उस तरह की बड़ी इंस्पिरेशन होती है इनसे। तो एज ए ब्यूरोक्रेट आप इनको देखते हैं, ये आपके दोस्त भी हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स का तो बड़ा टफ लाइफ होती है, दिन पूरा इनका गुजरता है। नहीं, मैं नहीं कहता, ये किसी भी टारगेट को टफ नहीं लेते। अच्छा, बहुत ही सिंपल, मतलब बड़े नॉर्मल अंदाज में। एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी कोविड-19 की, हम इनके साथ जाते रहे हैं वहाँ पे पारस सेंटर GC 1 और 2 में जाते जाते हैं, रात 2:30 बजे तक इनके साथ होते थे। इन्होंने कभी कोई माथे पे कोई शिकन नहीं आया, कोई थकावट नहीं फील की। हम इनको कहते रहते सर जी आप प्रेस कर लें, नहीं फ्रंट फुट पे सर खेले हैं पूरे। ओके। इन्होंने केयर ही नहीं की। इवन टीचर्स थोड़े हो जाते थे थोड़े, लेकिन ये फ्रंट पे जाके उन्होंने हम सब लीडर्स का काम ही यही होता है कि फ्रंट पे आएं और फ्रंट पे आके खेलें। ये असल लीडर की चाहनी है। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, और सियान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज का पूरे दिन आपके साथ गुजारा, एक लम्हे के लिए नहीं लगा कि कोई थकावट का, और शायद आपकी तरफ भी सेम यही वाला हमें महसूस हो रहा है, ऑल्दो कि गर्मी बहुत ज़्यादा, बट फिर भी तो होपफुली इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम सबके सामने आएगा तो उनको भी सीखने का बहुत सारा इसमें से मिलेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसी तरह एक और शो नेक्स्ट आपके पास लेके आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त।